नमस्कार, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में स्वागत करता हूं। इस ईवीएस क्लास में हम लोग आज देखेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 में आज का टॉपिक है परिवार का महत्व। परिवार का महत्व बालक के लिए, यानी कि आप देखते हैं कि 1 से क्लास 5 तक के जो या पढ़े हैं कि क्लास मतलब उम्र 6 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके लिए परिवार का क्या महत्व है, यानी कि वो परिवार से क्या क्या सीखते हैं। अपने परिवार से वो 6 साल से ऊपर के बच्चे क्या क्या सीखते हैं उसके बारे में आज हम लोग टॉपिक में देखेंगे। तो इसमें कहा गया है कि इसमें बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलती है परिवार से। सबसे पहला है कि आचरण और व्यवहार। नंबर 1 आप कह सकते हैं आचरण प्लस व्यवहार। तो आप इसमें देखेंगे आचरण व्यवहार में बात कहा गया है कि परिवार के जो भी बड़े लोग हैं उस परिवार में, जिस परिवार में बच्चे हैं तो उस परिवार में बड़े लोग भी हैं, तो वो बड़े लोग का कैसा व्यवहार है, कैसा आचरण है, तो उसी तरह से वो बच्चा भी उन्हीं का नकल करता है। तो एक यह ध्यान रखिएगा। नंबर टू में कहता है कि यहाँ पर सामाजिक स्थिति, मतलब 6 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उन्हें यह समझ में आने लगती है कि परिवार में बालक के परिवार की सामाजिक स्थिति भी बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। यानी कि सामाजिक विकास आप कह सकते हैं सामाजिक विकास, मतलब वो बच्चा धीरे धीरे अपने समाज को समझना शुरू कर देता है कि उनका समाज कैसा है और उस समाज में आपके पिता और आपकी माँ, आपके भाई, आपके जो भी संबंधित व्यक्ति है उन सभी का क्या कैसा व्यवहार है। तो इस तरह से बच्चे के दिमाग पर सामाजिक विकास का भी असर पड़ता है, वो भी धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा तीसरा आप देखेंगे स्वास्थ्य और शारीरिक रचना। नंबर 3 स्वास्थ्य प्लस शारीरिक रचना। तो आप गौर करेंगे कि स्वास्थ्य और शारीरिक रचना, यानी कि स्वास्थ्य मतलब आप समझ सकते हैं हेल्थ, और शारीरिक रचना मतलब आपका बनावट। तो इसमें कहता है कि जैसा माता पिता होंगे उसी तरह का वो बच्चा भी होगा, उसी तरह से उसका बच्चा जन्म भी लेगा। और जो माता पिता निर्मल है, रोगी है, मतलब कमजोर हैं, हमेशा बीमार रहते हैं, तो अधिकतर संभावना होती है कि उनके बच्चे भी बीमार और कमजोर होंगे। और जिनके माता पिता स्वस्थ हैं और शरीर से हेल्दी है, लंबा है, तो उनके बच्चा जो है वो हेल्दी और लंबे होते हैं। इसीलिए माता पिता का स्वास्थ्य, शारीरिक रचना का प्रभाव उस बच्चे पर भी पड़ता है। तो कहा गया है स्वस्थ माता पिता के संतान ही स्वस्थ शारीरिक विकास होता है। तो ध्यान रखेंगे स्वस्थ माता पिता जो होंगे उनके बच्चे ही स्वस्थ होंगे। तो आपने देखा स्वास्थ्य और शारीरिक रचना का भी प्रभाव पड़ता है उस बच्चे पर। इसके अलावा वातावरण आप देखेंगे कि स्वाभाविक विकास, यहां ध्यान रखेंगे स्वाभाविक विकास। स्वाभाविक विकास का मतलब है उसके स्वभाव में डेवलपमेंट, वो कैसा स्वभाव का होगा, गुस्सा वाला होगा या कम गुस्सा वाला होगा, इस टाइप का। तो कहा गया है कि बालक का सही वातावरण होना जरूरी है। वो जैसा वातावरण में रहेगा उसके अनुसार वो उसका डेवलपमेंट होगा, उसकी सोच होगी, उसकी सारी चीज डेवलपमेंट उसके वातावरण के अनुसार होगा। तो वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माता पिता को यह चाहिए कि उसके वातावरण का खास ख्याल रखे कि वो कैसे वातावरण में रह रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि उसका स्वाभाविक विकास जो है वो वातावरण के उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी के ऊपर निर्भर है। तो आप कह सकते हैं वातावरण इसका जैसा होगा वैसा ही बच्चे की सोच, समझदारी सारा। ये माता पिता का कर्तव्य होता है कि बच्चे को ऐसा वातावरण रखना चाहिए जहां पर वह बेहतर स्थिति में आए। तो ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद है नियमित दिनचर्या, 5वां पॉइंट, नियमित दिनचर्या। यानी कि
माता पिता का यह फर्ज होना चाहिए कि बच्चे को उसका एक रूटीन बनाना जरूरी है। जैसे इसमें आपको लिखा गया है कि नियमित दिनचर्या का प्रभाव उसके शारीरिक विकास पर पड़ता है। देख लीजिए किस चीज पर, शारीरिक विकास पर। तो नियमित दिनचर्या का प्रभाव उसके शारीरिक विकास पर पड़ता है। तो उसके आपका जो रूटीन है, बच्चे का रूटीन बहुत जरूरी है। बच्चे क्या, हर आदमी का अपना एक रूटीन होना चाहिए कि कितने बजे खाना है, कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे सोना है, ये बहुत ही जरूरी है। तो ये परिवार के सदस्य की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे का एक दिनचर्या सटीक करे, क्योंकि आप ही के रूटीन को देखकर बच्चा भी उसी तरह से वह करता है। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई आदमी 4 बजे सुबह में उठकर पढ़ता है, तो आप देखेंगे कि बच्चा देखते देखते वो चीज को सीखता है। तो यह भी ध्यान रखना होना चाहिए कि एक अच्छे माता पिता का यह कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चे के लिए एक रूटीन तय करे। उससे क्या होगा कि उसके शारीरिक विकास होगा, उसका शरीर का डेवलपमेंट होगा। इसके बाद है कि उचित शारीरिक विकास। नेक्स्ट है छठा पॉइंट, उचित शारीरिक विकास। उचित का मतलब है कि इसमें लिखा गया है उचित शारीरिक विकास में यह कैसे होगा। तो परिवार से प्राप्त प्रेम और सुरक्षा की भावना, यानी कि परिवार से प्राप्त प्रेम प्लस सुरक्षा। यह बच्चा जो है अपने परिवार से ही प्रेम सीखता है, वो प्रेम उसको मिलता है उस बच्चे को, और परिवार से उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होती है। तो यह प्रभाव जो है यह अहम भूमिका निभाता है, और वो बच्चा खुश रहता है तो उसका शारीरिक विकास भी बहुत ढंग से होता है, उचित शारीरिक विकास। इसके नेक्स्ट है समुचित शारीरिक विकास। सातवां, समुचित शारीरिक विकास। अब यहां देख लीजिए, ये यहां लिखा गया समुचित शारीरिक विकास। तो इसमें यह कहना चाह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि पूरी तरह से उसका शरीर भी अच्छा रहे, माइंड भी अच्छा रहे, तो उसके लिए उस बच्चे को खेल और व्यायाम बहुत ही जरूरी है। तो क्या होता है कि खेल और व्यायाम के लिए समुचित सुविधाएं और समय, यानी कि खेल और व्यायाम के लिए परिवार के मेंबर की जिम्मेदारी होती है कि उस बच्चे के लिए समय दे और सुविधाएं दे। ध्यान रखेंगे, खेल और व्यायाम, इसमें खेल प्लस व्यायाम मतलब यह गार्जियन उस फैमिली मेंबर की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बच्चे को सही ढंग से भी खेलने दे और व्यायाम करने दे। इसके लिए गार्जियन को सुविधा भी देना है कि बच्चा सही तरीका से खेल सके, व्यायाम कर सके, तो उसे आप सुविधा भी देंगे और समय भी देंगे। तो आप इसमें और क्या देंगे, सुविधा प्लस समय। तो यह देना होगा तो बच्चे का समुचित शारीरिक विकास होगा, यानी कि वो फिजिकल भी स्ट्रांग रहेगा, मेंटली भी स्ट्रांग रहेगा, वो खुश रहेगा, वो हर चीज़ बेहतर करेगा। तो इसीलिए व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, खेलना भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पहले ज़माने कहा जाता था, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, अब पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। जो कि आज के डेट में गलत हो रहा है। खेलने कूदने से भी आप बेहतर स्थिति में अच्छा लाइफ आप अपना स्पेंड करते हैं, बहुत ऊंचे स्थान तक जाते हैं एथलेटिक्स में। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, एक अगला पॉइंट है कि मानसिक क्षमता का विकास। आठवां, मानसिक क्षमता का विकास। मानसिक क्षमता का विकास यह कहता है कि यह हमारे वंशानुक्रम का प्रमुख योगदान होता है, यानी कि कोई भी बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, उसका दिमाग कितना काम करता है, वो उसके वंश के प्रभाव उस पर पड़ता है। तो आप कह सकते हैं वंश का प्रभाव, वंश का प्रभाव, यानी कि इस छोटे बच्चे पर उसके वंश का प्रभाव पड़ता है, उसके अनुसार उसका ब्रेन जो होता है, मानसिक क्षमता का डेवलपमेंट होता है। तो उसके परिवार में माता पिता, जो कि ये वंश के अनुसार कौन आ गया, इसके माता पिता। तो इस छोटे बच्चे के जो माता पिता है, उसके माता पिता जिस तरह के सोचते हैं उसी तरह का यह बच्चा भी सोचता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जैसा माँ पिता होते हैं उसी तरह से बच्चे में भी वो गुण होता है। तो एक यह, उसके बाद आप देखेंगे सकारात्मक प्रभाव।
नेक्स्ट नंबर पॉइंट, सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव का मतलब होता है पॉजिटिव इफेक्ट्स। कहा जाता है कि पॉजिटिव इफेक्ट्स कहाँ अच्छा रहेगा, जहां पर आप खुद महसूस कीजिए कि जिस बच्चे के सामने माता पिता अगर डेली लड़ाई करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ निगेटिव पॉइंट पहुंचेगा उस बच्चे का। तो इसका सीधा उल्टा कर दीजिए कि जिस परिवार में माता पिता का संबंध अच्छा हो और वो माता पिता जो अपने बच्चे का ध्यान रखे, उसकी रुचि, उसकी आवश्यकताओं को समझे कि वो मेरा बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है और किस चीज़ उसको, कौन सा चीज़ उसको चाहिए। उससे क्या होगा, इसके अलावा माता पिता बच्चे को मतलब प्रेम करे और उसे स्वतंत्रता भी दे डिसीजन लेने का, तो वहाँ पर बच्चा का पूरा डेवलपमेंट होगा, यानी कि बच्चा जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और बालक का मानसिक विकास बेहतर होगा। तो आप समझ सकते हैं सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है। तो जिस फैमिली में माता पिता साथ साथ रहते हैं, खुशी से रहते हैं, बच्चे का हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, वो ऑटोमेटिक वो फैमिली के बच्चे का सकारात्मक प्रभाव होगा, यानी पॉजिटिव थिंकिंग होगा। और दसवां पॉइंट में यह कहा जा रहा है कि अच्छी आर्थिक स्थिति परिवार की होनी चाहिए, जो कि आप देखेंगे शिक्षा। नेक्स्ट है माता पिता का शिक्षा। तो आप ध्यान रखेंगे कि अच्छी आर्थिक स्थिति वाले परिवार, जिसकी आमदनी अच्छी है, जिस परिवार में जिस माता पिता की आमदनी अच्छी है, वो माता पिता अपने बच्चों को पौष्टिक भोजन कराते हैं। और जब पौष्टिक भोजन कराते हैं, इसके अलावा वो शिक्षा का अच्छा वातावरण देते हैं, उसके अलावा खेल और मनोरंजन का भी उसको मौका देते हैं। मतलब उस बच्चे का हर चीज़ वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि बच्चा चाहे वो शरीर से भी मजबूत हो, दिमाग से भी मजबूत हो, हेल्दी हो, खुश हो वो। तो इस तरह से जहाँ पर अच्छा कमाई होगा जिस फैमिली में, वहाँ के वो बच्चा, खासकर वो परिवार के मेंबर अगर उस बच्चे पर ध्यान देंगे, अच्छा भोजन कराएंगे, अच्छा शिक्षा देंगे, उसके खेल मनोरंजन पर भी ध्यान देंगे, उसकी रुचि आवश्यकताओं पर ध्यान देंगे, उसके साथ प्रेम भाव से रहेंगे, तो वो बच्चा जो है हर एंगल से आगे बढ़ेगा। यानी कि माता पिता का शिक्षित होना भी बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से परिवार का महत्व देखा, तो इतना सारा महत्व है उस बच्चे के लिए। तो ऐसा होना चाहिए, तब जाके वो बच्चा बहुत ही आपका अच्छा होगा। तो अब आगे देखते हैं। अब अगला टॉपिक है मित्र। तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे मित्र के बारे में कि आप यहाँ देखते हैं कि मित्र बड़ा सौभाग्य से मिलता है, कि इस पर बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपना अपना बात बतलाया। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्र, अगला टॉपिक मित्र, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रेंड। कहा जाता है इस धरती पर बचपन से जब तक आप सयाना होते हैं 18 साल से पहले, तो सारा चीज़ आपके माता पिता ही फिक्स करते हैं कि मेरा बच्चा किस रंग का कपड़ा पहनेगा, क्या खाएगा, किस स्कूल में पढ़ेगा। आप गौर कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ है जो माता पिता आपको नहीं करते हैं, वो दोस्त। आप दोस्त खुद बनाते हैं, और आप दोस्त हर किसी को नहीं बनाते हैं। ये नहीं कि आप दोस्त सिर्फ अपने ही जात, अपने ही कम्युनिटी के आदमी को बनाते हैं, इससे कोई बहस नहीं। आप उसे दोस्त बनाते हैं जिससे आप उसके साथ रहकर आपको खुशी मिलती है, आपकी सोच और उसकी सोच एक जैसी होती है, आप उसके साथ खेलते हैं, तो उसे आप आगे चलकर दोस्त बना देते हैं। उसके साथ रहना, काम करना, खेलना, खाना पीना आपको पसंद आता है, तो वो आपका आगे चलकर दोस्त बन जाता है। तो ये कहा जाता है कि यह मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो अन्य रिश्तों से सबसे अलग है, जिसे थोपा नहीं जा सकता है। ध्यान रखेंगे, ये आपकी सुविधा और रुचि के अनुसार आप देख परख कर आप अपने दोस्त को चुनते हैं। तो इस तरह से दोस्त एक ऐसा बंधन है जो मन को जोड़ता है। याद रखेंगे, यह दोस्त जो है मन को जोड़ता है। ठीक, तो मन को जो जोड़ता है वो आपके एक दूसरे के हेल्प में आप आते हैं, काम करते हैं, आपको हमेशा तरक्की की राह में मदद करता है, आगे बढ़ाता है। तो वैसा ही आपका मित्र होना चाहिए। तो आगे चलकर मित्र का वर्गीकरण किया गया। ध्यान रखेंगे,
नेक्स्ट पॉइंट, मित्र का वर्गीकरण। तो इसमें यह बात लिखी गई है कि अरस्तु नाम के एक के समाजशास्त्री है, उन्होंने कहा कि मित्र भी 3 तरह के होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अरस्तु जी ने कहा कि मित्र 3 प्रकार के होते हैं। एक है उपयोगिता की मित्रता। उपयोगिता की मित्रता में क्या होता है कि वैसा आपका दोस्त जो सिर्फ अपने फायदा के लिए आपसे जुड़ता है, आपसे दोस्ती करता है, और जिस दिन उसका फायदा खत्म, आपसे दोस्ती भी खत्म। तो सिर्फ वो सिर्फ और सिर्फ आपसी हित, मतलब खुद के लिए, आप कह सकते हैं खुद का हित, मतलब वैसा दोस्त जो सिर्फ अपने लिए सोचे, अपने लिए काम करे, आपसे जब तक उसको काम है तब तक आपसे दोस्ती है, और जिस दिन आपसे काम उसका खत्म हो गया, उस दिन से आपका दोस्ती उससे खत्म है। तो वैसे दोस्त को हम लोग कहते हैं उपयोगिता की मित्रता, यानी कि जब तक उसको जरूरत था तब तक हमारे साथ दोस्ती किया, उसके बाद वो छोड़ दिया। दूसरा है आनंद की मित्रता। आनंद की मित्रता, ये ऐसा दोस्त है जो मिलने से आपको खुशी मिलता है, उसके साथ आप अगर उदास भी आप बैठे हुए हैं और वो दोस्त जैसे ही आ जाता है तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, आप सब कुछ टेंशन भूल जाते हैं। यानी कि यहाँ पर वैसा दोस्त आप कह सकते हैं जो कि दोनों का हित जुड़ा हुआ हो, दोनों का एक दूसरे से काम हो। तो वैसे दोस्त को आनंद की मित्रता कहते हैं, जिससे दोनों को मिलकर खुशी हो और दोनों आपस में मिलकर काम करते, दोनों के आपसी हित। तो आप यहाँ कह सकते हैं आपसी हित। जैसे आप बिजनेस कीजिए, 2 आदमी मिलकर, तो आपका भी फायदा उनका भी फायदा, और दोनों मिलकर खुशी से अपना काम भी करते हैं। तो ऐसे दोस्त को हम लोग आनंद की मित्रता कहते हैं। और तीसरा है आपका अच्छी मित्रता। अच्छी मित्रता, इसको अरस्तु साहब ने सबसे बेहतर माना है। इसमें कहा गया है अच्छी दोस्ती उसे कहते हैं जहां पर कोई लोभ, मोह, लालच नहीं, सिर्फ दोस्त तो दोस्त, चाहे वो किसी भी रंग का हो, किसी भी जात का हो, अमीर गरीब नहीं, उससे कोई बहस नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप उसकी अच्छाई के लिए सोचते हैं, चाहे वो जो स्थिति में रहे। आप हमेशा उसको, आप तरक्की करना चाहते हैं, उसके अच्छे काम रास्ता आप दिखाते हैं कि इस रास्ता पर चलिए तो आप डेवलप कीजिएगा। यानी कि आप बुराई को रास्ता को छोड़कर, और मान लीजिए आपका कोई ऐसा भी दोस्त है जो बुरा बन गया है, रास्ता भटक गया है, तो अच्छा दोस्त का काम है कि उसके बुरे रास्ते से हटाकर अच्छे रास्ता पर लाना। जहां पर किसी वो दोस्त जिससे आपको कोई फायदा नहीं है, उसके बावजूद भी आपके लिए वो अच्छा काम करता है, आपके हित में काम करता है। तो जहां पर सिर्फ हित पूर्ति, आनंद का कोई सवाल न हो, न हित न आनंद, मतलब वैसा दोस्त, आपका अच्छा दोस्त जो होगा वो हो सकता है आपसे कड़वा बात करे, आपको ऐसा बात बोले जिससे आपको दिल को ठेस लगे, तो लेकिन वो दोस्त बुरा नहीं होता है, वो दोस्त आपकी अच्छाई के लिए, जो दोस्त आपकी अच्छाई के लिए सोचे और आपका सम्मान करे। तो याद रखिएगा, आपसी सम्मान, आपसी सम्मान जहां होगा वही आपसी सम्मान, बस सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए, और लेकिन आप हेल्प करते हैं तो उसको मतलब आप कुछ नहीं उससे पाएं, यह सोच रखने वाले दोस्त ही अच्छे दोस्त होते हैं। यह बात अरस्तु जी ने कहा। तो इस तरह के आपने देखा कि 3 तरह का आपको दोस्त का इन्होंने चर्चा किया है। अब आगे देखते हैं कि इसका महत्व क्या, मित्रता का महत्व। अगला पॉइंट, तो मित्र से क्या, उसका क्या फायदा है, नुकसान है, तो आप देखेंगे मित्रता का महत्व, यानी कि आप कह सकते हैं दोस्ती का इंपॉर्टेंस, फ्रेंडशिप का इंपॉर्टेंस, यह क्या इंपॉर्टेंस है। तो कहा जाता है कि मित्र जो होता है, एक छोटा सा बच्चा की हम लोग बात कर रहे हैं, जो मित्र बालक जो होता है अपने दोस्तों के साथ क्या करता है, छोटा बच्चा वो खेलेगा कूदेगा, उसके साथ तरह तरह का काम करेगा। दूसरा, अच्छा दोस्त जो होता है वो अपने दोस्तों के साथ जो गलत व्यवहार अगर करता है तो उससे बचने के लिए आपका अच्छा दोस्त आपका स्वागत ही मतलब मदद करेगा।
कुसंगति से बचाने की कोशिश करेगा। तो आप यहां समझ सकते हैं, नंबर 1 खेलना, काम, पढ़ना इत्यादि। दूसरा कि कुसंगति, कुसंगति से बचाना। अच्छा दोस्त का काम है कि अगर आपका कोई फ्रेंड गलत रास्ता पर भटक गया, गलत लोगों की संगति हो गया है, तो उससे उसको हटाकर अच्छे रास्ते की ओर ले जाना, तो कुसंगतियों से बचाना। इसके अलावा सामाजिक आदर्श और मूल्यों को, सामाजिक आदर्श प्लस मूल्य, यानी कि एक अच्छे दोस्त का काम होता है कि अपने दोस्त को समाज लेवल का आदमी बनाना, अच्छा आदमी बनाना, समाज के बारे में सारी बातें बतलाना, अच्छा बुरा, और उसके अलावा मूल्य, समाज क्या होता है उसके बारे में बतलाना। तो ये सारी चीज अच्छा दोस्त जो होगा वो आपको अच्छा बात बताएगा, अच्छे रास्ते पर ले जाएगा, कुसंगति से बचाएगा, आपके साथ खेलेगा, पढ़ेगा, सारा चीज। तो ये एक अच्छा दोस्त का निशानी है। और जब आपका अच्छा दोस्त होगा तो आपका मानसिक विकास भी, मित्रता और मित्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बच्चों के लिए दोस्ती भी बहुत जरूरी है, और उसका दोस्ती अच्छा रहेगा तो उसका माइंड भी अच्छा रहेगा, और दोस्ती अगर बुरे लोगों से है तो उसका माइंड भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मित्रता का क्या महत्व है। अगला पॉइंट है संबंध। नेक्स्ट, संबंध। अब ये संबंध क्या, रिलेशन, जिसे हम लोग कहते हैं रिलेशन, ऐसा भी होता है जैसे आप देखते हैं कि रिलेशन को यहाँ पर दो तरह से हम लोग बांटते हैं, एक वैवाहिक संबंध और एक होता है समरक्त संबंध। ध्यान रखेंगे, संबंध दो प्रकार का, एक वैवाहिक संबंध और एक होता है समरक्त संबंध। आप गौर करेंगे कि वैवाहिक संबंध उसे कहते हैं जिसमें हम लोग नया रिश्ता बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके परिवार के मेंबर, अगर आपके भाई का शादी होता है जहाँ पर, तो वहाँ आपके भाई के नए सास ससुर साला साली और उनकी वाइफ जो है आपकी भाभी होती है, फिर आप एक रिश्ता में बन जाते हैं। तो इस तरह से एक माता पिता का, इसके अलावा आप नाना नानी, दादा दादी, मम्मी के माता पिता नाना नानी हो गए, पापा का माता पिता दादा दादी हो गए, तो इस तरह से एक नया रिश्ता बनता है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि वैवाहिक संबंध पर पति पत्नी सास बहू, तो इस तरह का एक नया रिश्ता बना, पति का पत्नी के साथ, सास का बहू के साथ। यह रिश्ता जो है वैवाहिक संबंध अपनाने से ही होता है। और एक होता है समरक्त रिश्ता, मतलब जिसमें खून का रिश्ता होता है। सम रक्त, रक्त मतलब खून, जिसमें समान खून, इसमें खून का रिश्ता होता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि खून का रिश्ता, जैसे आपका भाई बहन हो गया, चाचा चाची हो गए, तो यह जो है यह आपका समरक्त संबंध होता है। तो संबंध दो प्रकार के आपने देखा। अब यहाँ पर हम लोग यह भी देखेंगे कि बच्चा जो है अपने सगे संबंधी से भी कुछ न कुछ सीखता है। जैसे मान लीजिए वो बच्चा अपने नाना के यहाँ गया, या मतलब नाना के यहाँ वो अपने नाना नानी मामा जो भी हैं उन सब से जब मिलता है तो उनके व्यवहार को देखता है और उनके व्यवहार को सीखता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा अपने रिश्तेदार से भी सीखते हैं, तो उन लोगों से कम सीखते हैं, क्योंकि नाना नानी के यहाँ, फूफा फूफी जो भी है उनके यहाँ वो बहुत कम समय के लिए जाता है, लेकिन उसके मानसिकता पर उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। लेकिन वो बच्चा जो है अधिकतर समय जो है वो अपने माता पिता के पास बिताता है। तो सबसे ज्यादा प्रभाव उस बच्चे के मानसिकता पर उसके माता पिता का प्रभाव पड़ता है, जो उसके बहुत ही करीबी, खासकर जो करीबी आदमी है। जैसे मान लीजिए जिस पर वो विश्वास करता है, वो अपने पापा पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है, और हो सकता है पापा आगे चलकर उसकी कोई बात से वो नाराज हो गया, तो उसके मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो आप देखेंगे कि उस बच्चे पर रिश्ते नाते का संबंधी, चाहे वह अपना हो या पराया भी हो, तो उससे भी उसका प्रभाव उस बच्चे पर पड़ता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कार्य एवं खेल। अब देखेंगे अगला पॉइंट, कार्य मतलब है काम करना और खेलना। कार्य
और खेल। कार्य और खेल में देखेंगे कि इसमें कहा जाता है बच्चा जो काम भी करता है और खेलता भी है। तो इसमें आप देखते हैं कि बड़े लोगों का जिम्मेदारी है काम करना, और बच्चे का सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ खेलना खेलना। आप देखते हैं, आपको याद होगा कि बचपना कितना अच्छा होता है। तो हर आदमी का बचपन अच्छा होता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि हम गरीब हैं कि अमीर है, कि हमको कमाना है कि क्या हुआ। उसको दुनिया का सबसे खुश आदमी उस समय होता है जब वो बचपना स्टेज में होता है। तो वही बच्चे का सिर्फ और सिर्फ काम है खेलना, उसी में वो व्यस्त रहता है दिन भर रात भर। लेकिन आप गौर कीजिए कि खेलना क्या बच्चे के लिए लाभकारी है या हानिकारक है? तो बच्चे के लिए खेलना हानिकारक नहीं बल्कि लाभकारिक है। लाभ यानी कि आप बच्चे को खेलने से क्या होता है, उसकी रुचि बढ़ती है और वो उसका बहुत सारा फायदा भी है। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि वो छोटा बच्चा जब खेलता है तो उसका दो प्रभाव पड़ता है, रचनात्मकता और कल्पना शक्ति द्वारा प्रभावित होता है। आप यहाँ कह सकते हैं रचनात्मकता प्लस कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति देखिए, बच्चे को अगर सामने उसको मिट्टी दे दीजिए तो आप देखिए वो मिट्टी से कुछ ना कुछ बनाएगा, चाहे वो गोली हो मूर्ति हो, कुछ ना कुछ बनाने की वो कोशिश करेगा। तो उसे कहते हैं रचना। कल्पना शक्ति जैसे आपको देखिए, बच्चा हमेशा आपसे कुछ ना कुछ सवाल पूछता रहता है, पापा वो क्या है आसमान में? तो आपने बोला तारा। तारा क्या होता है? तारा का काम क्या है? बहुत सारे सवाल पूछते हैं वो। तरह तरह का ऐसा सवाल पूछेगा कि पापा अगर मान लीजिए घोड़ा ऐसा हो जो उड़ता हो आसमान में। तो आप समझ सकते हैं कि रचनात्मक खेल वह सक्रिय खेल है जिनसे बच्चे को कुछ नया करने की कल्पना शक्ति मिलती है। यानी कि इससे क्या होगा, कुछ नया करने की इच्छा प्रकट होती है। वो आप यहाँ आपने देखा कुछ नया करने की कल्पना शक्ति मिलती है बाल्यावस्था से ही, यानी कि छोटेपन से ही बालकों में रचनात्मक प्रवृत्ति विकसित होती है। जब वो बच्चा छोटा होता है, 4 साल 5 साल से 4 साल से ऊपर जैसी जैसे हो तो उसकी इच्छाएं बढ़ती है, वो अलग अलग बात सोचने लगता है। उसके अलावा रचनात्मक खेल कल्पनात्मक खेलों से अत्यधिक समानता रखते हैं। ये दोनों जो है, ये दोनों एक दूसरे के मतलब बहुत करीब होते हैं, क्योंकि रचनात्मक कल्पना शक्ति द्वारा प्रभावित होते हैं। इससे यह पता चलता है कि बच्चा लोग जो है खेलते खेलते बहुत आसानी से कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। और आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो आप अगर डंडा लेकर पढ़ाएंगे तो बच्चा नहीं पढ़ेगा, लेकिन खेल खेल में उसको पढ़ाइए तो आराम से सहज आसानी से वो पढ़ लेता है। इसके अलावा आप प्रयोग द्वारा, उसके अलावा खेल द्वारा, तो आप समझ सकते हैं प्रयोग। नेक्स्ट है प्रयोग। इसके अलावा खेल द्वारा कोई चीज़ अगर आपको बच्चा को सिखाना हो तो कोई चीज़ का प्रयोग करके या खेलों द्वारा सिखा सकते हैं। इसके अलावा आप एक कहानी की तरह समझा सकते हैं जो उसको रुचि लगे, कहानी। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे खेल के माध्यम से आप कह सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारा विधि भी है। तो खेल के माध्यम आप कह सकते हैं कि वस्तु के एक के ऊपर एक उठाना, तो यहाँ लग सकते हैं एक के ऊपर एक। जिस तरह से आप खिलौना जोड़ते हैं 1 बाय 1, इस तरह से 1 बाय 1 करके आप करा सकते हैं। दूसरा ब्लॉक जोड़ आकृति बनाना, ब्लॉक जोड़ प्लस आकृति बनाना, आकृति बनाना। इसके अलावा आप प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि हो गया, किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन विधि प्लस मोंटेसरी विधि, मोंटेसरी विधि। इसके अलावा डाल्टन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, डाल्टन विधि, ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक विधि। कहने का मतलब है इन सभी विधि से, आप इन सभी तरीका से आप बच्चे को खेल खेल में आप उसको पढ़ा सकते हैं। तो वो जो है आप कोई प्रयोग करके या खेल द्वारा या कहानी सुनाकर आप उसे पढ़ा सकते हैं, या
खेल खेल में एक के ऊपर एक लकड़ी को जोड़कर पढ़ा सकते हैं, या ब्लॉक जोड़कर आकृति बनाना, प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, मोंटेसरी विधि, डाल्टन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, ये सभी विधि के द्वारा, इसके अलावा बेसिक शिक्षा, तो आप यहाँ समझ सकते हैं इन सभी के द्वारा खेल कूद और सामान्य क्रियाकलापों द्वारा बच्चों को शिक्षा देने की कुछ प्रमुख विधियां प्रचलित हैं। यानी कि खेल खेल में आप बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो वो विधि जो है ये सब है। तो आप ये याद रखें एग्जाम के लिए, प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, मोंटेसरी विधि, डाल्टन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि और बेसिक शिक्षा विधि। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि खेल का फायदा क्या है, खेलने से क्या क्या फायदा होता है। तो आप यहाँ गौर करेंगे खेलने से फायदा, तो खेलने से फायदा यह हो कि सबसे पहला शारीरिक और मानसिक, शारीरिक सामाजिक ज्ञानात्मकता, ध्यान रखेंगे, शारीरिक सामाजिक प्लस ज्ञान, खेलने से ये सारा चीज डेवलप होता है। आपका शरीर भी फिट रहेगा, आपको समाज का भी धीरे धीरे ज्ञान होगा, आपको ऐसे ही बुद्धि होगा। इसके अलावा मांसपेशी हड्डी मजबूत होगी, मांसपेशी प्लस हड्डी भी मजबूत होगी खेलने से। आपका रक्त संचार अच्छा रहेगा, पूरे ब्लड में आपका सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छा रहेगा तो पाचन क्रिया बेहतर रहेगा, ध्यान रखिएगा, पाचन क्रिया आपका बेहतर रहेगा। इसके बाद पाचन क्रिया के अलावा आपको शरीर में, पूरे शरीर में ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन, पूरे शरीर में आपको ऑक्सीजन अच्छी तरह से मिलेगी और आपके शरीर में बहुत ही स्फूर्ति महसूस होगा, आप बेहतर अपने आप को महसूस करेंगे। इसके अलावा खेल कूद से आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जैसे मतलब WC, ये आपका डेवलपमेंट होगा और आपको कोई भी तरह का बीमारी से वो बचाएगा। तो खेलने कूदने से ये भी फायदा है। इसके अलावा आपका मानसिक विकास की तीव्रता बढ़ेगी, ब्रेन का कैपेसिटी आपका डेवलप करेगा। उसके अलावा जो बच्चे भावनात्मक रूप से कमजोर है, जो डरते हैं, जिनको डर बहुत लगता है, वो बच्चे, जो बच्चे का शरीर कमजोर है, उसका थेरेपी का भी काम करेगा। यानी कि भावनात्मक भी आपका बढ़ेगा। उसके बाद थेरेपी का भी एक काम करता है। थेरेपी का मतलब है एक तरह का बच्चे का डर भी खत्म होगा, उसका शरीर भी, कमजोर जो शरीर होता है वो आपको मजबूत होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो स्वयं में निर्णय लेगा, स्वयं निर्णय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता उसमें आ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि खेल कूद कितना इंपॉर्टेंट है। तो खेल कूद बच्चों की शिक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसीलिए बालकों को शिक्षा में खेल कूद की उचित दिशा दिया जाता है। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपने समझा। तो आज का वीडियो यहीं तक, तो आपका यह EVS का चैप्टर नंबर 1 परिवार और मित्र यही समाप्त होता है। तो आज हम लोग पार्ट 2 देखे हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।